Hello everyone, myself Himanshu, and today we are going to start the next chapter of our syllabus, that is chapter number 10, gravitation. So in this lecture we will study about the gravitational force and acceleration due to gravity. So let us start with the lecture. Now the first thing is, what is gravitational force? Now the motion of moon around the earth is due to the centripetal force. The centripetal force is provided by the force of attraction of earth. तो जो मून का मोशन है अर्थ के अराउंड वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ. ठीक. सिमिलरली ऑल द प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द सम फोर्सेस. और इसके अलावा और भी जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं वो सारे सन के अराउंड घूम रहे हैं. उसका भी रीज़न क्या है? क्योंकि वो भी किसी ना किसी फोर्स के कारण सन के साथ बाउंड है. सो फ्रॉम अबव टू सिचुएशंस इट इज़ कंक्लूडेड दैट देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स. तो देखो हमने दो सिचुएशंस पढ़ी. अब दोनों में क्या है कि कोई भी चीज़ किसी के आसपास घूम रही है. उसका रीज़न क्या था? कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट मीन्स क्या, हर दो चीज़ें जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं. दैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. या फिर अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखिए ग्रेविटेशन क्या होता है, तो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग toward it by an unseen force of attraction. This force of attraction is known as gravitation or gravitational pull. So जो unseen force of attraction होती है, जो अर्थ या कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट दूसरी बॉडी पे लगाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल पुल. ठीक है. और ये अट्रैक्टिव नेचर की होती है, रिपल्सिव नेचर नहीं होता. ठीक. और द नेक्स्ट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटेशन. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई एक अट्रैक्टिव फोर्स से अपनी तरफ खींचता है. उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन. विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. तो वो जो ग्रेविटेशनल पुल है या फिर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो फोर्स लग रही है उन दोनों ऑब्जेक्ट का मासेज जो हैं, जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास हैं उनके प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के. ठीक. सो दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो इस लॉ को हम कहेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है. अब देखो ये जो हमने पढ़ा यहाँ पे कि दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. सो देखो इसको मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं. सुनो, लेट मासेस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. हमने दो ऑब्जेक्ट लिए और उनका मासेस ले लिए, एक का कैपिटल एम और एक का स्मॉल एम, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने लेट कर लिया कि वो स्मॉल डी है. लेट करते हैं कि उन दोनों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों के बीच में एक एफ फोर्स लग रही है. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. तो देखो हमने क्या किया, जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम क्रॉस स्मॉल एम. ऑल्सो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम. ठीक. तो देखो हमने सेकंड इक्वेशन क्या लिखी है दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर. देखो इन्वर्सली वर्ड हमने डेफिनेशन में यूज़ किया था, बट यहाँ हम लिख रहे हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d. सो 1/d लिखा है दैट्स वाई क्योंकि वहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है. ठीक. तो ना देखो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब कंबाइन किया तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन हमने लिखी है वो बन जाती है दैट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. ठीक. ना देखो हमने फिर क्या किया, जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसका साइन हटाया. अब हमें पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें कोई ना कोई एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है. सो यहाँ पे हमने यूज़ किया कांस्टेंट दैट इज़ कैपिटल जी. अब यहाँ जो कैपिटल जी कांस्टेंट यूज़ किया हमने उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. ठीक है. इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ठीक. और द नेक्स्ट इज, अब जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना सो उसके यूजेस क्या क्या आए बाद में. देखो सबसे पहला क्या है, इट बाइंड्स अस टू द अर्थ. तो हम अर्थ पे क्यों हैं इसकी एक्सप्लेनेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें मिल गई थी. ठीक. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ.
अब जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्यों घूम रहा है या क्यों अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, उसका भी जो जस्टिफिकेशन थी वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने दी। ठीक है, सिमिलर वे में जो थर्ड पॉइंट हमारा उसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्यों घूम रहे थे, वो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने एक्सप्लेन कर दिया कि दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून कॉजेज टाइड्स इन सी ऑन ओशियन, सॉरी ऑन अर्थ। ठीक, तो इसका क्या है कि जो अर्थ पे जितने ओशियंस हैं या जो सीज हैं उनमें क्या होता है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं। ठीक है, आपने एसएसटी में पढ़ा हुआ है कि हाई टाइड्स और लो टाइड्स क्या होते हैं। सो वो क्यों आते हैं, उसका रीज़न क्या है कि जैसे अर्थ मून पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, सिमिलर वे में मून भी अर्थ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। ठीक, सो उस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण क्या होता है कि जो वाटर वेव्स हैं ओशियन में या सीज में वो क्या होती हैं, वो बनने शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं। सो हाई टाइड्स और लो टाइड्स की जस्टिफिकेशन भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने ही दी थी। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज फ्री फॉल। सो जैसे आपको नेम से ही पता लग रहा है, फ्री फॉल मीन्स कि ऐसा जब कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ गिरता है या किसी एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ गिरता है, जब उस पर कोई और दूसरी फोर्स ना लग रही हो एक्सेप्ट इट्स वेट और द ग्रेविटेशनल पुल, उसके वेट और ग्रेविटेशनल पुल के अलावा अगर कोई और फोर्स उस पर नहीं लग रही, तो उस सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कि वो फ्री फॉल हो रहा है। इट मीन्स उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। ठीक, नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम एनी हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, इट इज़ नॉन एज फ्री फॉल। ठीक, जो मैंने आपको बताया कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही और ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे वो फ्री फॉल हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिरेगा तो जब अर्थ की तरफ आएगा तो वो क्या होगा, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ेगी। ठीक है, चेंज होगी एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्यों चेंज हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन पुल, बिकॉज उस ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण उसकी बॉडी जो या जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हो रहा है। अब क्योंकि ये ग्रेविटेशन के कारण एक्सेलरेशन हो रही है तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक, सिंस ये जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन के ही यूनिट्स होते हैं स्मॉल जी के भी। तो स्मॉल जी के जो यूनिट्स हैं वो भी कौन से वाले हैं, एक्सेलरेशन के, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ms ऊपर आता है -2 बिकॉज वो पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, और नेक्स्ट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जी। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि स्मॉल जी क्या होता है, इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा। तो देखो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके अकॉर्डिंग क्या था, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसका हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया था और हमारे पास रिजल्ट आया था F इज इक्वल्स टू एम में। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता है, दैट F इज इक्वल्स टू एम में। और अभी हमने इससे ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा कि जो एक्सेलरेशन होती है, अगर बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो वो एक्सेलरेशन किसके कारण होती है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण। सो इट मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल जी है, तो वहाँ से देखो अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी दैट F इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक, नाउ अब जो हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में एक टॉपिक किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका रिजल्ट क्या होता है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक, देखो इक्वेशन 2 लिखी है मैंने। तो देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वेशंस में F जो है एक में mg के इक्वल है और एक में gmm बाय डी स्क्वायर के इक्वल है। सो देखो दोनों अगर इक्वेशंस में F की वैल्यू किसी चीज़ के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों इक्वेशंस के आपस में इक्वल होंगे। ठीक, मतलब जो mg है वो gmm बाय डी स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो देखो मैंने जो नेक्स्ट इक्वेशन लिखी है हमारी, वो हमने ये लिखी है दैट mg इज इक्वल्स टू gmm बाय डी स्क्वायर। देखो स्मॉल m से स्मॉल m दोनों साइड कैंसल आउट हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, जो थर्ड इक्वेशन लिखी है हमने दैट इज स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर एक्चुअल में क्या था, अगर आपको याद हो तो डी स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, जिनके बीच में फोर्स लग रही है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस है d। ठीक, नाउ अब देखो यही केस अगर हम स्टडी करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो देखो जब अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका अर्थ के सेंटर के से कितनी दूरी होगी, जितना उसका रेडियस है, जो अर्थ का रेडियस है उतनी दूर होगा ना ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पे होता है और सेंटर कहाँ पे, बिल्कुल जो अर्थ है उसके बिल्कुल जाके सेंटर में। तो जितना अर्थ का रेडियस है उतना ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा अर्थ के सेंटर से। सो जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, बिकॉज ऑफ जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है,
तो हमने क्या किया, जो स्मॉल डी है उसको कैपिटल आर से रिप्लेस कर दिया, वेयर कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक ना, अभी जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यूज़ को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करेंगी। ठीक है, नाउ फर्स्ट इज एज द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेज फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल देन एट अ इक्वेटर। तो देखो हमें पता है कि जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इसकी जो रेडियस है वो कहीं ज़्यादा और कहीं कम है। तो जैसे जैसे पोल से हम इक्वेटर की तरफ आते हैं तो रेडियस बढ़ता है। देखो अगर आप इक्वेशन में देखोगे, फोर्थ इक्वेशन में, तो रेडियस डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो हमारे पास क्या होता है, जो फ्रैक्शन है वो उसका वैल्यू छोटी होती जाती है। ठीक, ये जो आपको मैथ में आपने पढ़ी है कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती है तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कम होती जाती है। सो इट मीन्स क्या है कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। सिमिलर वे में क्या होता है, सेकंड पॉइंट जो हमारा, दैट एज वी गो ऑन लार्ज हाइट्स वैल्यू ऑफ जे डिक्रीजेज। सो इट मीन्स क्या है कि अगर जैसे आप मान लो कि रेडियस आर है, आप एक माउंटेन है जिसकी कोई पर्टिकुलर हाइट है एच, आप उस माउंटेन पे चले गए तो देखो टोटल डिस्टेंस आपका और अर्थ के सेंटर का कितना हो जाएगा, रेडियस प्लस दैट हाइट ऑफ माउंटेन। तो जैसे आर की वैल्यू अगेन बढ़ी तो अपने पास क्या होगा, जी की वैल्यू फिर से कम हो जाएगी। तो इट मीन्स क्या है कि जो रेडियस है अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, दैट्स वाई जी की वैल्यू डिफरेंट आती है कई बार। और एक रीज़न और है कि जो अर्थ है उसका जो सरफेस है वो इवन नहीं है, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा हाइट है, कहीं पे हाइट कम है, तो उसके कारण क्या होता है, जो जी की वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक, और नेक्स्ट इज अब जी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो देखो हमने ऊपर एक इक्वेशन पढ़ी है, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन 4 हम यहाँ से जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कैपिटल जी की वैल्यू चाहिए, कैपिटल एम की वैल्यू चाहिए और कैपिटल आर की वैल्यू। कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इन सब की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती हैं। ठीक, तो देखो हमारे लिए सबसे पहले क्या है, जो कैपिटल जी की वैल्यू हमने पहले भी पढ़ी थी, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻11। सो हमने राउंड ऑफ करके उसको 6.7 लिख लिया। ठीक, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, यहाँ पे जो रेडियस ऑफ अर्थ है ना वो हमने क्या लिया है कि सिर्फ एक एवरेज लिया है, क्योंकि एग्जैक्ट रेडियस नहीं, कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा कहीं थोड़ा बहुत कम होता है, तो हमने एक एवरेज ले लिया, दैट इज इट इज़ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक ना, अब ये वैल्यूज़ हमने कहाँ पे पुट करी, जो फोर्थ इक्वेशन थी, ये फोर्थ इक्वेशन में। ठीक, तो देखो जी एम अपॉन आर स्क्वायर जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो इट विल बिकम स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11, उसके बाद ऊपर m की वैल्यू मतलब 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सारा सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास एक वैल्यू ऑब्टेन होगी, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू यही होती है, बट हम बिकॉज ऑफ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए न्यूमेरिकल्स में समटाइम्स ये वैल्यू जो है वो 10 भी लिख लेते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करके 9.8 है उसको हम 10 भी लिख देते हैं, बट अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो, बट एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 ही मान के चलते हैं हम। ठीक, और द नेक्स्ट इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। तो देखो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये हम कैसे समझा सकते हैं, तुमने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन, याद होंगे आपको, हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, दैट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस हमने पढ़ी थी फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक, अब देखो हमने वही 3 इक्वेशंस हैं, उसी से मोशन डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, बट अब हम क्या करेंगे, जो वो इक्वेशंस हैं उनको स्टडी करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो अगर वो ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन थी अब वो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो a की वैल्यू थी उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, g। सो आप देखोगे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है हाईलाइट करके लिखी है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ठीक है, ऐसी सेकंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, h इज अ हाइट, अगेन इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, सो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ए की जगह फिर से g लिख लिया हमने यहाँ पे। ऐसी जो थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखो क्या लिखा है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ए की जगह g लिख दिया और s की जगह
एच लिखा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने वहाँ पे एस रिप्रेजेंट की थी और इस इक्वेशन में हम एच कर रहे हैं, सेम चीज़ लिखी है, ठीक। तो देखो ये हमारे पास 3 इक्वेशन थी कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को बताना है कि अगर वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, इट मीन्स क्या कि उस ऑब्जेक्ट पे अगर ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन किस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हम इन 3 इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। सो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।